हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। तो आजकल ट्रांसफॉर्मर्स और मॉन्स्टरवर्स काफी चर्चा में है, बट क्या तुमको पता है इसी तरह का एक और पोटेंशियल से भरा हुआ यूनिवर्स 2013 में एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ था पैसिफिक रिम मूवी के साथ। तो ऐसी क्या गड़बड़ हुई इस फ्रेंचाइजी के साथ जिस वजह से ये अपने पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर पाई? लेट्स फाइंड आउट। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, तो क्या होगा जब मेका एनिमे, गॉडजिला जैसी काइजू मूवीज, ट्रांसफॉर्मर्स और पावर रेंजर्स एक साथ कंबाइन करेंगे तो बनेगी पैसिफिक रिम मूवी। और इसमें यूज हुए कॉन्सेप्ट्स जिसमें तुम्हें इन सभी जॉनरास और मूवीज के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल ही जाएंगे। 2013 में रिलीज हुई इस मूवी को डायरेक्ट किया था गिलर्मो डेल टोरो ने, जो 2004 में आई हेलबॉय और 2006 की पैन्स लेबिरिंथ जैसी अमेजिंग मूवीज बना चुके हैं। तो देखो यार, पैसिफिक रिम का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल सा था। अर्थ पे पैसिफिक रिम वाले एरिया में किसी वजह से एक पोर्टल सा बन गया है और इस पोर्टल को ब्रीच भी कहा जाता है। ये पोर्टल किसी दूसरी डायमेंशन से कनेक्टेड है और इस पोर्टल के थ्रू काइजू अर्थ में एंटर करते हैं। अब जिन्हें नहीं पता, काइजू एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंज क्रीचर या स्ट्रेंज बीस्ट। फॉर एग्जाम्पल गॉडजिला। तो ये काइजू अर्थ में एंटर करके तबाही मचाते थे और ह्यूमैनिटी को साफ करने का काम कर रहे थे। बट ह्यूमंस ने भी अपने सर्वाइवल के लिए जुगाड़ लगाया था। ये जुगाड़ थे येगर्स, जिसका लिटरल मीनिंग होता है हंटर या हिंदी में शिकारी। तो ये येगर्स ह्यूमन के डिजाइन किए हुए जायंट रोबोट्स थे जिन्हें काइजू के अगेंस्ट लड़ने और उन्हें मारने के लिए उतारा जाता था। अब येगर्स का साइज काफी ज्यादा बड़ा होने की वजह से उसे एक से ज्यादा ह्यूमंस कंट्रोल करते थे, वो भी इन्हीं येगर्स के अंदर बैठ के। अब जो लोग येगर्स को कंट्रोल करेंगे उनके माइंड्स को आपस में कनेक्टेड और सिंक में रहना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपरली इनको कंट्रोल कर पाए। और इसके लिए उनके माइंड्स को कनेक्ट किया जाता था ड्रिफ्ट के थ्रू, जहाँ वो अपना माइंड एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। और ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है। तो अब जब तुमको मूवी के बारे में बेसिक चीजें पता लग गई है तो बता दूं कि मूवी का ओवरऑल थीम यही है, काइजू वर्सेस येगर्स। बट चीजें इतनी सिंपल भी नहीं है। इस वर्सेस कॉन्सेप्ट के साथ इस मूवी में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और डिसेंट कैरेक्टर आर्क्स भी भरी पड़ी थी और यही चीज इसे टिपिकल काइजू मूवीज जैसे गॉडजिला से अलग और यूनिक बनाती है। मूवी में मेन लीड हमको चार्ली हनम का राइली बेकेट देखने को मिलता है, जो कि एक येगर पायलट है। ये अपने भाई के साथ मिलकर जिप्सी डेंजर नाम के येगर को पायलट करता है, बट एक काइजू फाइट के दौरान उसके भाई की डेथ हो जाती है और थ्रू आउट द मूवी हम इस इवेंट का इम्पैक्ट उस पर देखते हैं। सिमिलरली मूवी के दूसरे कैरेक्टर्स को भी अच्छे से डेप्थ और बैक स्टोरीज दी हुई है, जैसे माको और मार्शल स्टैकर। अब मेन कैरेक्टर तो मूवी का राइली है, बट दूसरे कैरेक्टर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट फील होते हैं। सबका अपना एक पर्पस फील होता है और ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स को एक प्रॉपर कैरेक्टर आर्क दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, माको जो राइली के भाई की डेथ के बाद उसकी को पायलट बनने वाली थी, उसे भी अपने बचपन का ट्रॉमा ओवरकम करना पड़ता है ताकि वो प्रॉपरली जिप्सी डेंजर को पायलट कर पाए। ऑल्सो इड्रिस एल्बा एज मार्शल स्टैकर बहुत ही अच्छे से अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं। ग्रेट एक्टिंग और कमांडिंग प्रेजेंस की वजह से उनका कैरेक्टर जेन्युइनली मिलिट्री वाली वाइब्स देता है। ही वॉज रियली गुड। और फाइनली जब उनका कैरेक्टर खुद को सैक्रिफाइस करता है तो वो सैक्रिफाइस जरूरी फील होता है। मतलब स्टोरी को जस्ट इमोशनल डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए वो चीज मूवी में नहीं डाली थी। उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, जिससे वो सैक्रिफाइस काफी स्पेशल और इमोशनल फील होता है। और मूवी में ये चीज बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट की है। ऑल्सो मूवी के कैरेक्टर्स में तुम नोटिस करोगे कि मूवी में अलग अलग एरिया और एथनिसिटी से बिलोंग करने वाले लोग एक एक ग्लोबल थ्रेट से लड़ने के लिए यूनाइट हो जाते हैं, विच आई थिंक वॉज अ पॉजिटिव मैसेज। वरना यूजुअली हॉलीवुड मूवी में जब भी कोई एलियन या मॉन्स्टर अर्थ पे अटैक करता है तो तुम नोटिस करोगे कि पूरे वर्ल्ड के नाम पे वो बस अमेरिका पे ही अटैक करता है और अमेरिकन ही उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा सीजीआई के मामले में भी ये मूवी काफी अच्छे से होल्ड अप करती है और इसमें कोई हैरानी की बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइप की मूवीज टिकट सेल करने के लिए स्टोरी से ज्यादा अपने सीजीआई का सहारा लेती है। तो ये थी कुछ चीजें जो इस मूवी को अच्छा बनाती है, बट ऐसा भी नहीं है कि ये मूवी फ्लॉलेस है। नो, अब कैरेक्टर की स्टोरीज तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ अच्छी हैं, बट मूवी की ओवरऑल स्टोरी काफी सिंपल और प्रेडिक्टेबल है। आई मीन कोई भी इजीली प्रेडिक्ट कर लेगा कि आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा मूवी में साइंटिस्ट के कैरेक्टर काफी वियर्ड और ओवर द टॉप वे में शो किए हैं और वो साइंटिस्ट से ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स लगते हैं। और फाइनली बीच बीच में मूवी काफी खींची हुई फील होती है। अब आई नो कि उन्हें ह्यूमन कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए प्रॉपर टाइम देना था, बट बीच में ये चीज थोड़ी ज्यादा ही स्ट्रेस्ड आउट लगती है। तो फाइनली ये जस्ट एक येगर वर्सेस काइजू मूवी नहीं है जहाँ तुमको सिर्फ मारधाड़, एक्शन और सीजीआई मॉन्स्टर्स बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करते हुए दिखे। बैकग्राउंड में तुमको कैरेक्टर रिलेटेड स्टोरीज भी देखने को मिलेगी जो तुमको ग्रिप करके रखती है। हर कैरेक्टर का पर्पस फील होता है। एक्शन को बैक करने के लिए हमको प्रॉपर कैरेक्टर रिलेटेड स्टोरीज देखने को मिलती हैं, जिस वजह से फाइनल बैटल के स्टेक्स और हाई लगते हैं। ऑब्वियसली मूवी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन दी एंड हमको एक डिसेंट मॉन्स्टर बेस्ड मूवी देखने को मिलती है। आई मीन ये कोई सिनेमैटिक मास्टरपीस नहीं है, बट एक डिसेंट एंटरटेनिंग पॉपकॉर्न मूवी कह सकते हो, जिसको क्रिटिकली भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था।
अब बात करें बॉक्स ऑफिस नंबर्स की तो ये मूवी डोमेस्टिकली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं की, बट डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से ज्यादा ओवरसीज मार्केट में पॉपुलर हुई, स्पेशली इन चाइना, जिसका इन्फ्लुएंस तुम इसके सेकंड पार्ट में भी देखोगे, जहां तुमको चाइना से रिलेटेड कई रेफरेंस देखने को मिल जाएंगे। ये मूवी सुपरहिट तो नहीं थी, बट एक सीक्वल को ग्रीनलिट करने के लिए ये सब काफी था। तो पैसिफिक रिम मूवी शुरुआत थी एक ऐसी फ्रेंचाइजी की जिसमें पोटेंशियल था, और वो पोटेंशियल दिखा वार्नर ब्रोस और लेजेंडरी पिक्चर्स को भी, क्योंकि पैसिफिक रिम के थर्ड पार्ट में ये लोग इस फ्रेंचाइजी को मॉन्स्टरवर्स से कनेक्ट करने वाले थे। यस, मतलब हमको एक ही यूनिवर्स में पैसिफिक रिम, कॉन्ग और गॉडजिला देखने को मिलते, बट ऐसा हुआ नहीं। पर क्यों, ये जानने के लिए बात करते हैं पैसिफिक रिम के सेकंड पार्ट पैसिफिक रिम अपराइजिंग के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2018 में। तो इसकी स्टोरी सेटअप है पैसिफिक रिम के फाइनल बैटल के 10 साल बाद। काइजू और ह्यूमंस के बैटल में ह्यूमंस जीत गए थे और चीजें नॉर्मल हो रही थी। अब येगर्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि पोर्टल सील हो गया था। अब फ्यूचर के येगर पायलट्स को काफी यंग एज में ही पायलट बनने के लिए ट्रेन किया जाता है, क्योंकि अपेरेंटली यंग एज में ड्रिफ्ट करके बॉन्ड बनाना ज्यादा इजी होता है। ओके, तो इस मूवी में फर्स्ट पार्ट के ज्यादातर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स रिटर्न नहीं करते, कुछ रिटर्न करते हैं बट उनके कैरेक्टर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की गई है, बट इस बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो इस पार्ट में मूवी को लीड कर रहे हैं जॉन बोयेगा, जो प्ले करते हैं जेक पेंटेकोस्ट के कैरेक्टर को। और हाँ, ये पार्ट 1 के मार्शल स्टैकर पेंटेकोस्ट का ही बेटा है। अब ये कैरेक्टर फर्स्ट पार्ट में कोई रोल प्ले नहीं करता, बट इस मूवी में इसकी पार्ट 1 से एब्सेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है। ऑनेस्टली जॉन बोयेगा इस मूवी की पॉजिटिव हाइलाइट्स में से एक हैं, एक्सेप्ट फॉर हिज कॉर्नी जोक्स जो थोड़ा वियर्ड से फील होते हैं, बट अदरवाइज हिज एक्टिंग वाज गुड एंड ट्रस्ट मी, इस मूवी में बहुत ही कम पॉजिटिव्स हैं। तो जेक अपने पिताजी की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उसका पायलट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे लगता है कि फ्यूचर में काइजू से कभी कोई खतरा नहीं होने वाला। वो चोरी चकारी करता है और जो चोरी करके पैसा बनता है उसे पार्टी में उड़ा देता है। एक दिन वो पुराने येगर्स का कोई पार्ट चुराने जाता है, बट उससे पहले एक और चोर उस पार्ट को चुरा लेता है। वो चोर होती है ये 15 साल की लड़की, जो इस मूवी की सेकंड लीड अमारा है। अमारा जेक से ऑपोजिट है, वो चोरी करती है बट अपने पर्सनल येगर के लिए, जो काफी छोटा है और उसे एक इंसान पायलट कर सकता है। ऑल्सो उसे लगता है कि फ्यूचर में काइजू अटैक हो सकता है और अपना पर्सनल येगर उसे उनसे लड़ने में हेल्प करेगा। कोइंसिडेंटली ये एक ही जगह पे होते हैं जब अथॉरिटीज इन्हें चोरी के लिए पकड़ लेती है, बट फिर अथॉरिटीज कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट करती हैं कि जेक को येगर पायलट बनना पड़ता है और अमारा को पायलट के लिए ट्रेन किया जाता है उसके स्किल्स को देखकर, और मूवी इसी प्लॉट को फॉलो करती है। अब अमारा की स्टोरी देखकर ये बात क्लियर हो जाती है कि उसे पार्ट 1 से माको की तरह बनाने की कोशिश की गई है, सिमिलर सी बैक स्टोरी देकर, बट ये उतना इम्पैक्टफुली हिट नहीं करती क्योंकि इस कैरेक्टर को थ्रू आउट द मूवी प्रॉपर डायरेक्शन और डेवलपमेंट नहीं मिला। इसके अलावा अब एक चाइनीज कंपनी शाओ इंडस्ट्रीज ऐसे ड्रोन येगर्स बना रही है जिसे एक ही इंसान बिना येगर में बैठे कंट्रोल कर सकता है, और इन ड्रोन येगर्स को बनाने में इनकी हेल्प कर रहा है न्यूटन, जो फर्स्ट पार्ट में भी साइंटिस्ट था। अब ये लेडी है लाइविन शाओ, जो शाओ इंडस्ट्रीज की ओनर है। इस पूरी मूवी में सबसे इनकॉन्सिस्टेंट कैरेक्टर शाओ का ही है। आधी मूवी तक ये एक इविल इंसान वाली वाइब्स देती है और कुछ उसी तरह का बिहेव भी करती है, क्योंकि मूवी चाहती है कि ऑडियंस ये सोचे कि हाँ शाओ ही विलन है, ताकि असली विलन के रिवील होने पर सब सरप्राइज हो जाएं। बट जब विलन रिवील होता है तो ये इतना इम्पैक्टफुल फील नहीं होता। ऑल्सो विलन रिवील होने के बाद शाओ को पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाता है, वो अच्छे से बिहेव करने लगती है और बिल्कुल भी विलन वाली वाइब्स नहीं देती। उसका कैरेक्टर तो असल में अच्छा था, बस ऑडियंस ही बेवकूफ है। उसकी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो जाती है। उसके कैरेक्टर को बस इसीलिए विलन रिवील तक नेगेटिव लाइट में शो किया गया था ताकि ये लोग ऑडियंस का बना सके। टोटली बैड फिल्म मेकिंग। अब बात करें विलन की तो पहले तो आधी मूवी तक विलन का कोई अता पता नहीं रहता है, और बाद में एज सरप्राइज रिवील इस मूवी का विलन है न्यूटन। हाँ, वही न्यूटन जो लास्ट मूवी में साइंटिस्ट था और काइजू बीट करने में भी हेल्प कर रहा था। तो अपेरेंटली जब न्यूटन ने काइजू ब्रेन के साथ फर्स्ट मूवी में ड्रिफ्ट करके कनेक्ट किया था, तो अब उसकी वजह से उसका माइंड काइजू कंट्रोल कर रहे हैं। तो माइंड कंट्रोल के अंडर न्यूटन उन ड्रोन येगर्स का यूज करता है उस पोर्टल को दोबारा खोलने के लिए, जिस वजह से पोर्टल के थ्रू 3 काइजू अर्थ में एंटर कर जाते हैं। अब ये न्यूटन का कैरेक्टर एज अ विलन उतना कन्विंसिंग फील नहीं होता। फर्स्ट मूवी में भी इसका रोल मोस्टली कॉमिक रिलीफ की तरह था, बट इस मूवी में इसे एज अ विलन देखकर सीरियस मोमेंट्स भी अनइंटेंशनली फनी लगते हैं। इसके अलावा फर्स्ट मूवी से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इस मूवी में रिटर्न करती है वो है माको, जिसका कैरेक्टर मूवी में बस 10 मिनट के लिए है। इस कैरेक्टर को इतनी जल्दी किल ऑफ कर लिया जाता है बिना कुछ सिग्निफिकेंट काम किए। इट फील्स टोटली डिसरिस्पेक्टफुल। फिल्म मेकर्स के पार्ट पे ये काफी डब मूव था। ऑल्सो फर्स्ट मूवी के मेन लीड राइली का कोई अता पता नहीं है, उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया, नथिंग। इसके अलावा मूवी की स्टोरी भी उतनी खास नहीं है और कैरेक्टर आर्क्स और कैरेक्टर्स डेवलप करने में भी ये मूवी उतनी सक्सेसफुल नहीं रहती। फाइनल बैटल के टाइम हमारा बिना प्रॉपर येगर ट्रेनिंग और बिना प्रॉपर ड्रिफ्ट ट्रेनिंग के येगर पायलट करने लगती है।
जो ऑनेस्टली जबरदस्ती का काम फील होता है। इट जस्ट फील्स कि इन लोगों ने पहली मूवी का एक बुरा रीमेक बनाने की कोशिश की है विद पुअर स्टोरी एंड रेपिटेटिव एक्शन। और ऑनेस्टली इसमें मैं कई और शॉर्टकमिंग्स लिस्ट कर सकता हूँ, बट आई थिंक इतनी काफी है फिलहाल अपना पॉइंट रखने के लिए। ऑल्सो ये मूवी बस नेगेटिव से ही भरी पड़ी नहीं है। अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो इसके कुछ गिने चुने एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे लगते हैं। जॉन बोयेगा एज अ लीड अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और इस मूवी का CGI बहुत ही अच्छा है और स्टैंड आउट करता है। अब इस मूवी के इतने बुरा होने के कई रीजन मैं दे चुका हूँ, बट कुछ और फैक्टर जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो है डायरेक्टर का चेंज होना। पहली मूवी के डायरेक्टर थे गिलर्मो डेल टोरो, जो इस पार्ट के लिए रिटर्न नहीं कर पाए क्योंकि वो काम कर रहे थे द शेप ऑफ वाटर मूवी पर। और उनका ये डिसीजन काफी सही साबित हुआ क्योंकि द शेप ऑफ वाटर 2018 में बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर जीती और डेल टोरो को बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर भी मिला। तो इनकी जगह पैसिफिक रिम अपराइजिंग को डायरेक्ट किया स्टीवन डी नाइट ने, जो फर्स्ट मूवी के कैरेक्टर्स को उतना अच्छे से मूवी में यूटिलाइज नहीं कर पाए और उन्हें टोटली वेस्ट कर दिया। मूवी रिलीज होने के बाद क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों ही फ्रंट्स पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसे क्रिटिक्स और फैन से मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज ही मिले और बॉक्स ऑफिस पे ये ब्रेक इवन भी नहीं कर पाई। एंड विद दैट इस फ्रेंचाइजी की काइंड ऑफ डेथ हो गई और इसकी थर्ड मूवी के प्लान्स भी शेल्व कर लिए गए। सेकंड मूवी के इतने बुरे परफॉर्मेंस के बाद आने वाले कुछ टाइम तक भी इस फ्रेंचाइजी से रिलेटेड मूवी आने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। ऑल्दो इसकी 2 सीजन की एक एनिमे सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है पैसिफिक रिम ब्लैक नाम से, जो 2021 से 2022 तक चली थी। उसके अलावा फिलहाल इस फ्रेंचाइजी से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। और ये थी द राइज एंड फॉल ऑफ पैसिफिक रिम फ्रेंचाइजी। आई होप तुमको इस टाइप की वीडियो पसंद आएगी और कमेंट्स में तुम मुझे इसी तरह की फ्यूचर वीडियोस के सजेशन भी दे सकते हो। एंड फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज एंड सीरीज एक्सप्लेनेशंस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।